हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाया हूं। और प्रैक्टिस से बोले तो ये 2020 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 60 सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा। और आपको पता है कि 2020 में जो एग्जाम हुई थी, ये एक्चुअली खासकर बिहार बोर्ड वाले हिंदी के लिए है, और वो है नन हिंदी। ये क्या है? नन हिंदी। जिसका नन हिंदी है, एक गौधुली हिंदी होता है, एक नन हिंदी होता है। तो जिसका नन हिंदी है वो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन आपको सिर्फ मैं यहाँ पे 60 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सवाल याद है, पता है, तो बस रेडी हो जाओ अपना नीचे कमेंट करने के लिए आंसर को। ठीक है, तो बिना देर कोई कमेंट करना, ज़्यादा टाइम मत लेना। अगर लगता है कि मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ तो वीडियो को रोक देना, उसके बाद फिर अपना कमेंट करना, उसके बाद फिर वीडियो को चालू करना। ठीक है, इतनी बातें को ध्यान रखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चले, तो सवाल हमारा फर्स्ट यहाँ पे है कि कलकत्ता क्या है? छोटा नगर है, छोटा शहर है, या महानगर है, या एक राज्य है, या एक प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता जानते हैं, कोलकाता जिसको बोलते हैं महानगर, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, महानगर। कलकत्ता क्या है? एक महानगर है, याद रहेगा। ओके, सवाल नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड सवाल है, रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन बिहारी, सूर, तुलसी या रसखान। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, बिहारी। ठीक है, याद रहेगा। सवाल नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने में कंजूसीगिरी मत कीजिए। ठीक है, सवाल यहाँ पे 3 है। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक? तो ये तो जानते हो अच्छी तरीके से कि कोसी कौन सी संज्ञा है, क्योंकि कोसी नदी ये कोई नदी का नाम है ना, कोई नदी का नाम है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सवाल पढ़ते चौथा सवाल बोलता है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखिए, इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, कल्पत्रु या काया कल्पत्रु। तो इच्छा पूर्ति करने वाला मतलब आपकी इच्छा, जो आप इच्छा कर रहे हो, कामना कर रहे हो, उसको पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा ए होगा, इच्छा पूर्ति पेड़। क्या होगा? ऑप्शन जो इसका होगा वो ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन किया गया है ना? खुशबू रचते हाथ में किस लघु उद्योग के बारे में बताया गया है? पटाखा या फुलझड़ी, या तो फिर पापड़ या अगरबत्ती। तो इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो बच्चे लोग यहाँ पे अगरबत्ती बनाते हैं, तो उनकी हाथ कितनी छोटी छोटी हाथ होती हैं, और वो अगरबत्ती एकदम मैला कुचला टाइप का आता है, गली कुचा, उसी में बना करके वही अगरबत्ती से खुशबू निकलता है ना, जो कि हम लोग खुशबू का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बोला, खुशबू रचते हाथ, एक छोटा छोटा नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनके हाथ से खुशबू रचा रहा, और वो किस काम के लिए? अगरबत्ती काम के लिए। याद रहेगा। सवाल नंबर पढ़ते हैं 6। बहुत अच्छा सवाल है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट जो है किस विद्या के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? खगोल विद्या, या अनुविद्या, या भूतत्व विद्या, या वृद्धा विद्या? ओके, तो इसका खगोल विद्या आंसर हमारा राइट आंसर होगा, खगोल विद्या। ऑप्शन क्या होगा? ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल देखें, चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्दा, या दंत, या तो तालु, या कंठ? तो चा जब बोलते हैं तो आपको पता चलता है चा, तो यहाँ पे चा, चा, ता, था, दा, धा, चा, छा, जा, झा। तो ये आपका क्या होगा? तालु। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, गांव के किसान शेरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान शेरचन को क्या समझते थे? चट्टोर, या मूर्ख, या बातूनी, या परिश्रम, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि गांव के किसान शेरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन हमारा होगा सी, बातूनी। क्या समझते थे? ऑप्शन इसका जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखिए, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, या बहुव्रीहि समास? बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर, दिग्गु समास, है ना। त्रिभुज यानी जिसमें गिनती वगैरह, त्रिभुज, चतुर्भुज, नवरत्न, इस टाइप का जो आता है ना, तो वो हमारा हो जाता है क्या? दिग्गु समास। याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। कवि अल्लाह से किस चीज़
से बचाने की दुआ करता है? कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? भलाई से, अच्छाई से, बुराई से या सच्चाई से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, है ना। मेरे अल्लाह ही बुराई से बचाना मुझको, ये पढ़े हैं अल्लामा इकबाल की ये कविता है कि मेरे अल्लाह ही बुराई से बचाना मुझको, तो बुराई से बचाने की दुआ करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, श्री कृष्ण ने किनके पाँव को अपने आश्रु जल से धो दिया? है ना। श्री कृष्ण ने किनके पाँव को अपने आश्रु जल से धो दिया? ऑप्शन है राधिका या प्रेमिका या मित्र सुदामा या रुक्मिणी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, मित्र सुदामा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला है, निम्न शब्द में तद्भव बताइए। तद्भव, तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे, गिर पुष्प घर खग। तो तत्सम और तद्भव, तत्सम जस्ट लाइक एक संस्कृत का वर्ड होता है और तद्भव जो उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। क्या होता है उसका? जो है बिगड़ा हुआ रूप होता है तत्सम, और तद्भव जो एक संस्कृत का रूप होता है। तो यहाँ पे बिगड़ा हुआ रूप क्या दिख रहा है? संस्कृत का रूप देखो, गिर का मतलब घस को होता है, घर होता है, पुष्प फूल को बोलते हैं, खग ये अलग वर्ड है, ये तीनों जो है संस्कृत का वर्ड है। तो बिगड़ा हुआ रूप क्या है? घर है। यहाँ नहीं कि गिर ये है जो तत्सम है और ये क्या है? तद्भव है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 13 देखें। सवाल 13 क्या बोलता है? गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। यहाँ पे रचित होगा। ओके, तो गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम क्या है? गोपाल सिंह नेपाली ने कौन सी कविता की रचना की है? बरगद, पीपल, ओम, नीम। तो पढ़े होंगे तो बहुत ईजी से आप याद कर सकते हो। ऑप्शन हमारा बी। देखो जितना सारा राइटर का नाम है सब याद कर लो, बहुत बार मैं बोलता रहा, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, जो भी है, जो भी जिसका जो राइटर है वो राइटर से डायरेक्ट 4-5 सवाल एकदम डायरेक्ट पूछता है कि इसके लिखने वाला कौन है। तो अगर याद करोगे तो आप आराम से बना पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल, या रा ला वा सा। ओके, या रा लावा सा, या रा लावा, ये 4 वर्ड जो है या रा लावा को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण या स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण या दीर्घ स्वर या अंतस्थ वर्ण। तो या रा लावा को कहते हैं ऑप्शन डी, अंतस्थ वर्ण। क्या बोलेंगे? अंतस्थ वर्ण। या रा लावा को क्या बोलेंगे? अंतस्थ वर्ण बोलेंगे, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, कलिंग महाराज की कन्या, है ना, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? कलिंग महाराज का कन्या का क्या नाम है? ओके, तो मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? पद्मा, पद्मावती, लीला या लीलावती। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार ये सवाल आप पढ़ चुके हैं कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सब सवाल आपको पता होगा। ऑप्शन हमारा ए होगा पद्मा। क्या होगा? ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल आपको देखिए स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि जल के ऊपर उठता मृणाल, फुंगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से है? ओके, तो ऑप्शन दिख रहा पीपल, बच्चे की दुआ, झांसी की रानी या करमवीर। जल के ऊपर उठता मृणाल, फुंगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ए होगा जो वो राइट आंसर होगा, पीपल। क्या होगा? पीपल होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या है ना। सुभद्रा कुमारी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनमें से कौन कविता है जो उन्होंने लिखी है? पीपल, झांसी की रानी, करमवीर, सुदामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, झांसी की रानी। क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल ये है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। जानते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी। नेक्स्ट सवाल आपका है दीर्घ स्वर, इसमें से कौन दीर्घ स्वर है वो आपको बताना है। दीर्घ स्वर इनमें से कौन है? ओके, तो पहले समझ ले कि दीर्घ स्वर होता क्या है। दीर्घ स्वर बोलता है ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और ये 7 है, याद रखें दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 है। कौन कौन है? आ कर आ, ई, उ, ए ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है, याद रखो।
तो देखो ऑप्शन में यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन है, याद रखें जो बोल जिस स्वर को बोलने में ज़्यादा अधिक समय लगता है उसको बोलते हैं। जैसे आ, ये तो दीर्घ स्वर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से दोनों है। खैर यही ऑप्शन आपका किताब में दिया था, 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी या डी दोनों के दोनों आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन बेहतर होगा आप यहाँ पर डी आंसर करो, क्योंकि देखो क्योंकि ए से बड़ा ए है ना, ए से बड़ा ए दिख रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पर डी ही करो, सबसे बेहतर लगेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल बढ़ता आगे। नेक्स्ट सवाल, जाइफ का अर्थ क्या होता है? ओके, तो एक्चुअली में ये जो है हिंदी उर्दू वर्ड को हिंदी में लिख दिया जयीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जयीफ। उर्दू में लिखते हैं ऐसे जयीफ, जयीफ। तो जयीफ का अर्थ क्या है? आप आराम से पता, मेरे बात सुनकर आपको तो आंसर पता होगा कि जयीफ किसको बोलते हैं, जवान को, जुल्फों वालों को, या वृद्ध को, यानी कि बूढ़ा को या बालक को। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बूढ़ा को, है ना। जयीफ किसको बोलते हैं? बूढ़ा को बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? शब्द चित्र है, या तो रेखा चित्र है, या रिपोर्टाज है, या नाटक है? तो बाल गोविंद भगत पढ़े होंगे कि बाल गोविंद भगत क्या है? रेखा चित्र है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? बीज होगा, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करें और कॉपी पे नोट करने की कोशिश करें, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, टैप है तो पीडीएफ तो जरूर बन जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से यौगिक शब्द कौन है? यौगिक शब्द पंकज, नीरज, पाठशाला, घर। यौगिक शब्द बोलते हैं जो दो शब्द मिल करके बनता है, उसको बोलते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। तो पंकज में तो एक्चुअली शब्द तो एक सिंपल पंकज ही है, नीरज भी नीरज है, घर है, लेकिन पाठशाला में पाठ प्लस शाला, ये दो शब्द मिलकर क्या बन गया? पाठशाला। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, वो राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यौगिक शब्द। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट, जब सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? देखो बहुत अच्छा सवाल है। सब जगह सब काल में, सब जगह मतलब हर जगह, हर समय में, हर जमाना में कौन फले फूले मिलते हैं? दानवीर, बलवीर, या तो कर्मवीर, या वचनवीर। तो आपके लेसन आपके किताब में लेसन भी है कर्मवीर। तो कर्मवीर जो होता है यानी कि जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही होते हैं जो हर जगह, चाहे जिस टाइम में उसको, जहाँ भी जिस भी मुसीबत उसके सामने आ जाए, हर समय वो फले फूले मिलते हैं। हमेशा देखते हैं तब हट्टा कट्टा रहेगा, मस्त मौला रहता है, जिसको बोलते हैं कर्मवीर, यानी कि कोई इसको क्या बोलते हैं, मतलब है ना, कामचोर बोलते हो ना, वो नहीं, कर्मवीर मतलब तो पूरा मेहनत, कड़ी मेहनत करने वाला, उसको बोलते हैं कर्मवीर। हर जगह आपको फले फूले मिलेंगे जो कर्मवीर होगा, चाहे पढ़ने में हो, चाहे लड़ने में हो, या कुछ और में हो, ठीक है, मेहनत करने में हो, किसी भी काम में। ओके, नेक्स्ट सवाल है, इस मुक्ताकाशी होटल के मालिक कौन है? मुक्ताकाशी पढ़े होंगे आप कि मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? कसाई, कसारा, कासरा, या कासगर। तो मुक्ताकाशी होटल जो आपके लेसन में पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं, इसके मालिक का नाम क्या था? तो मालिक का नाम क्या था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, कसारा, ठीक है। मुक्ताकाशी होटल के मालिक का नाम क्या था? कसारा था। ओके, नेक्स्ट सवाल है 25वां सवाल है। यहाँ पे देखें क्या बोलता है। सवाल देखिए ये है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध होता है किससे? समानता से, या अधीनता से, या प्रतिद्वंदिता से, या विफलता से। ईर्ष्या जिसको बोलते हैं जलन, है ना। तो ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंदिता से। क्या होता है? प्रतिद्वंदिता, मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना होता है ना, कि ये इतना कमा रहा तो हम भी ऐसे करेंगे, ईर्ष्या होना, उसको बोलते हैं प्रतिद्वंदिता, है ना। एक पे मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करना, चाहे जिस भी मुकाम में हो, उसको पछाड़ दे, चाहे जैसे कर दे, जलन महसूस हो कि आगे क्यों बढ़ रहा, हमसे आगे क्यों निकल रहा, वो प्रतिद्वंदिता उसको बोलते हैं। ईर्ष्या का तो मतलब ये होता है। ओके, सवाल देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद करना है। यशोधरा का क्या करना है? संधि विच्छेद। यश जो धरा, या यश जो धरा, यहाँ पे भी सेम है, आपका है यशोधरा, यश प्लस धरा। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन कुछ ये था, यशा, यहाँ पे यशा लिखा हुआ था, ये कि आपका विसर्ग यहाँ पे था, विसर्ग छूट गया था, यशा जोर धारा। तो और यही इसका आंसर भी होने वाला है, यशा जोर धरा। ऑप्शन क्या होगा इसका? जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यशा जोर धरा, यशोधरा। ओके, तो नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे देखें, सप्तर्षि में समास है, कौन सा समास है सप्तर्षि में? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, या द्वंद्व समास। तो यहाँ पे अभी तो हम पढ़े थे त्रिभुज था,
त्रिभुज में भी कुछ काउंट पता हो रहा था, गिनती पता चल रहा था। सप्तर्षि में भी 7, सप्तर्षि मतलब क्या समझते हैं, जो जिसमें 7 हो, सप्तर्षि। तो मतलब ये गिनती हो रहा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, दिग्गु समास। क्या होगा, दिग्गु समास इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल ये पढ़े 28वां सवाल देखें कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देता है। जो कर्मवीर होता है, जो काम करने वाला होता है, जो मेहनती होता है, चिलचिलाती धूप को भी क्या बना देगा। ऑप्शन है हमारा बादल, छाया, चांदनी या अंधकारमय। तो ऑप्शन से आपको क्या लगता है इसका तो आंसर, मतलब कर्मवीर है, मेहनत कर रहा, तो धूप रहे चाहे जे है, तो धूप रहे चाहे जो कुछ भी हो, तो वो क्या बना देगा, उसको चांदनी बना देगा। क्या बना देगा, चांदनी बना देगा। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देगा, चांदनी बना देगा। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है लाल कपड़ा। यहाँ लाल कौन सा विशेषण है, बहुत अच्छा सवाल कि लाल कपड़ा में लाल कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संज्ञावाचक, या तो संख्यावाचक, या तो सर्वनामिक, है ना। तो लाल कपड़ा से क्या पता चला, लाल, लाल क्या है वहां पे देख, लाल क्या है, एक विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है, बोलते हैं कपड़ा कैसा लाल है। संज्ञा तो होगा नहीं, संख्या तो बता नहीं रहा, सर्वनाम तो हो नहीं रहा जो नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहा है या संज्ञा के बदले इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या है, गुणवाचक। कपड़ा का रंग कैसा है, लाल है, यही इसका गुण है कि कपड़ा जो है लाल है, बोलते हैं ना। नेक्स्ट वाला है फेंक कर चलाए जाने वाले पत्थर हथियार को क्या कहते हैं। जो जो हथियार फेंक कर चलाए थे उसको क्या कहते हैं, अस्त्र, शस्त्र, या तो फिर आग्नेयास्त्र या लाठी, है ना। तो जो हथियार फेंक कर चलाते तो अस्त्र तो फेंकते नहीं, अस्त्र को हाथ में पकड़ के रखते हैं, शस्त्र को भी हाथ में पकड़ के रखते हैं, लाठी को तो फेंक के थोड़ी ना मारते हैं। अग्नि शास्त्र बोलते हैं ना, अग्नि शास्त्र क्या बोलते हैं इसको, अग्नि शास्त्र। ऑप्शन क्या हमारा सी इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ठेस कहानी के नायक कौन है। बहुत ही बेहतर सवाल है कि ठेस कहानी के नायक कौन है, यानी कि मेन हीरो कौन है ठेस कहानी में, सिरचंद, देवचंद, मदन या सोहन। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े कि ठेस कहानी का जो नायक है वो कौन है, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा सिरचंद, है ना। सिरचंद जो वो ठेस कहानी का क्या है, नायक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। वाह वाह, क्या अच्छा सवाल है कि किसके बगैर व्यक्ति जो है बड़ा नहीं होता। मतलब बड़ा होने का मतलब ये हुआ, बड़ा होने का मतलब ये नहीं हुआ कि तार की तरह लंबा हो जाना, ये नहीं। मतलब आपसे बताना बड़ा किसको बोलते हैं, जो समझदार हो, होशियार हो, ये सब। जिसके पास गुण हो वो बड़ा नहीं होगा, या धन हो वो बड़ा नहीं होगा, या रूप हो या वो बड़ा नहीं होगा, या शक्ति हो। जी बिल्कुल, जिसके पास गुण रहेगा, गुण के बगैर जो व्यक्ति जो बड़ा नहीं हो सकता। आपके पास लाख धन है लेकिन आप बड़ा लोगों के सामने है, लेकिन रियल में बड़ा आप नहीं है, ठीक है। आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, सलमान खान हो, लेकिन बड़ा खूबसूरत से नहीं होगा, आप में जो गुण है उसके होगा, ठीक है। आप में बहुत शक्ति है, ताकतवर बहुत आप में हो, है ना। मतलब क्या होता, शक्तिमान हो, फिर भी आप बड़ा नहीं हो जब तक आप में गुण नहीं है। तो गुण रहेगा तभी आप बड़ा हो पाओगे, तभी आपको बड़ा समझा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुमने भलाई की। या किसने कहा, बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुमने भलाई की। यानी कि अगर आप जिसको भलाई करते हैं, जाहिर सी बात आजकल के टाइम में वही देखा जाता है, जिसको आप भलाई करते हो वही आपकी निंदा करता है। ये लाइन बोला था किसने, और अभी सत्य भी हो रहा, विवेकानंद, दयानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रूसो ने। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी जो होगा राइट आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत अच्छी कहानी पढ़े होंगे इसके बारे में, बचपन की कहानी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोलता है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसके तुमने भलाई की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है ना। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, बहुत अच्छा सवाल कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। पाताल में, या घर में, दरवाजा में, या जमीन में। ओके, तो ऑप्शन देखिए ये ऐसे लिखा हुआ, पाताल में, घर में, जमीन पर, आकाश पर। तो स्वर्ग कहाँ उतारेंगे, स्वर्ग उतारेंगे जमीन पर। हालांकि पाताल के मतलब भी जमीन होता है, लेकिन जमीन में मतलब जमीन के अंदर नहीं, जमीन पर रहता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन जमीन पर यहाँ पे लिखा हो पहले से। तो ऑप्शन क्या करेंगे आप इसका आंसर जो है डी राइट करना। ओके, नेक्स्ट सवाल है 35वां, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की खाली जगह निर्धारित करती है। निर्धारित यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। कर्म के प्रति निष्ठा ही, यानी कि जो ठान ली करना है, तो जब आप थामने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, है ना। जब आप सोच रहे कि हमको मैट्रिक में 400 नंबर लाना है, सिर्फ ये बोलने से नहीं काम चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। वही बोला, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की क्या करता है, सफलता बनाता है।
ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बोला कर्म के प्रति निष्ठा, अगर आप कर्म करें तो निष्ठा भी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप जाकर यहाँ पे सक्सेस हो पाओ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि बुद्ध शरण गच्छामी, बुद्ध शरण गच्छामी किसने कहा था? बुद्ध शरण गच्छामी किसने कहा था? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या औरंगजेब ने? तो बुद्ध शरण गच्छामी, तो आप ऐसे भी जानते हैं कि इनमें से कौन है जिसने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और वो कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग का युद्ध होता था 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, उसी के युद्ध के बाद अशोक ने मतलब अपने धर्म मतलब एक जो ये धर्म है क्या बोलते हैं, बुद्ध धर्म, बुद्ध या बुद्ध नहीं होगा, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा जो होगा वो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोई कैसा सर्वनाम है? कोई तो पता ही नहीं चला कि कौन है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। तो कोई सबको क्या पता चला? कोई मतलब कुछ मतलब कोई घर पे आया है, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कौन आया है, कोई आया मतलब पता नहीं चल रहा है, यानी कि अनिश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीत सका? कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? यह है, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 6 साल या 2 साल या 5 साल या 4 साल? बहुत अच्छा सवाल। और कलिंग का युद्ध जो है कौन जीता था? जानते हैं, अशोक ने। तो कितने साल के बाद कलिंग नहीं जीता जा सका? तो ऑप्शन हमारा होगा 4 साल। ऑप्शन इसका डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट वाला है उपाना। उपाना का अर्थ क्या है? उपाना का मीनिंग क्या होता है? उपाना का मीनिंग क्या होता है? बहुत अच्छा है, उपग्रह, जूता, कुर्सी, गंजी। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो जूता लगा देंगे, है ना, उपाना का अर्थ जूता बता देंगे, लेकिन आप गलत हो। उपाना का अर्थ होता है, सॉरी, जूता होता है ना। उपाना का अर्थ उपग्रह नहीं होता है, उपाना का अर्थ क्या होता है? जूता होता है। तो समझ ले कि उपाना के मतलब ये होता है वो चीज जो पैरों में पहनी जाती है। और पैरों में कौन पहनी जाती है? ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पैरों में जो है जूता पहनी जाती है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है, रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही सवाल आप पढ़ते आ रहे हैं कि रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है, और इसका हमारा क्या होगा? 27 मील, है ना। पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कि ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने, ये एग्जाम में ही आया सवाल है, 2020 का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है। और ऐसे ऐसे सवाल है, सिर्फ ग्रामर है, थोड़ा सा ग्रामर की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी आपको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल। जल्दी से हम लोग 60 का सवाल क्लियर करेंगे। उपकार का विपरीतार्थ मतलब विलोम बताना। उपकार का विलोम क्या होता है? परोपकार, सत्कार, या अपकार या निराकार। बहुत बार ये सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार मैं आपको पढ़ाया था। उपकार का विलोम क्या होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा आंसर सी राइट होगा। उपकार का विलोम क्या है? अपकार। याद रखेंगे ना, कितना इजी से सवाल है, लेकिन बहुत से गलती मार देंगे परोपकार में, है ना। मुझे पता है गलती हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है? इनमें से ऑप्शन देखें, स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन सा है? मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंह भूमि। तो देखो, आखिर आपके लेसन में दिया हो स्वर्ग का एक टुकड़ा, तो जाहिर सी बात है हुंडरू का जलप्रपात सुने होंगे, हुंडरू का जलप्रपात, है ना, जो कि कहाँ है? छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में, है ना। छोटा नागपुर, हुंडरू का जलप्रपात बहुत अच्छा जगह है, तो इसलिए बोला गया कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर में। नेक्स्ट सवाल है, कबीर ने बाहम आडंबरों, क्या है? बाहम आडंबरों, सॉरी, कबीर ने बाहम आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? ऑप्शन है, करारा प्रहार किया, खूब प्रचार किया, भरपूर समर्थन किया या भरपूर सम्मान किया। तो कबीर ने बाहम आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? करारा प्रहार किया। ऑप्शन क्या होगा इसका जो होगा वो एक जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किताब पढ़ने का शौक किससे था? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है कि किताब पढ़ने का शौक किससे? मंजू, संजू, मन्नू। ये तो बहुत ईजी सवाल है, आपको हर किसी को पता होता है कि किताब पढ़ने का शौक वो किसको है? संजू को, मंजू को या मानस को या मंजू को? तो बोलेंगे सर संजू को है किताब पढ़ने का शौक। जिस तरह से आपको किताब पढ़ने का शौक है उसी तरह संजू को भी किताब पढ़ने का। और संजू कितने साल के? मात्र 8 साल की लड़की रहती है ना, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। तो वाक्य में से कौन सा? कलम से। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े कि नहीं पढ़े? कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी होगा, कर्ता ने
करण से अपदान के लिए संप्रदान, इस तरह से पढ़े होंगे। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रमजान के कितने रोजे के बाद, रोजे लिखा होगा यहाँ पे रोज, अच्छा रोज ही लिखा हुआ, चलो ठीक है। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है, बात हो कितने रोजे बोले या कितने रोजे बोले, बात एक ही है। 30, तो हर कोई जानते हैं रमजान के 30 रोजा रखते हैं और 30 रोजा रखने के बाद ईद आती है। ये तो खैर क्वेश्चन कुछ है नहीं जो इसे बात किया जाए। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी, कानपुर के नाना मुंह बोली बहन कौन थी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, तीजनबाई या जोधाबाई। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी, तो हमारा आंसर क्या होगा, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन थी। याद कर ले सवाल को सभी, ठीक है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं मोको क्या है, मोको कहाँ बंद, ये बोल रहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें जो है इस जो लाइन जो लिखा हो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इसमें मोको किसको कहा गया, शैतान को, भगवान को, इंसान को, नादान को। तो बोलते ना मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तुम्हारा दिल में हूँ, ना तो मंदिर ना तो मस्जिद में हूँ बल्कि तुम्हारे हृदय में हूँ। वो कौन है, भगवान। ऑप्शन हमारा बीज होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे। चलो नेक्स्ट सवाल है कि दैव जो देता है, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, यहाँ गलती है, ओके मैं सुधार दे हूँ। बिहारी क्या कह रहे हैं, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहा, स्वीकार करने के लिए या विरोध करने के लिए, छोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए। दैव का मतलब वही वो देवता हो गया है ना, दैव का मतलब देवता हो गया। तो जो देवता अगर आपको देता है तो उसको बिहारी बोलता क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात देवता देगा तो अच्छे लोग देंगे तो क्यों नहीं उसको क्या करेंगे, स्वीकार ही तो करेंगे जी, है ना, विरोध तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता। बहुत अच्छा सवाल है। चमक उठी चमक उठी सन 57 समझ रहे ना, 1857 के बारे में बात कर रहा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसका अगला लाइन फिलहाल मुझे याद नहीं है। तो ये किस कविता में लिखी गई है, ये लिखी गई है झांसी की रानी में। जाहिर सी बात है करमवीर में तो ये नहीं होगा, बच्चे की दुआ तो हाथ फैला के दुआ मांग रहे हैं, सुदामा चरित्र तो अलग ही है। ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट सवाल आपका है महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, भिष्टी, ऑप्शन देखें गुजरिया, साधु या सिपाही। तो महमूद जो है सिपाही कहता है, क्या कहता है, ये सब तो खैर बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम याद करते रहो, पढ़ते रहो मस्ती से। और एकदम हिंदी में 50 में 60 नंबर में से 50 में से 1 नंबर कटना चाहिए। 60 सवाल में से आपको सिर्फ 50 सवाल बनाना है, 10 में से छोड़ देना है, 50 में 1 नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरा वादा है आप लोग से और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। किसको किसको लगता है कि 50 नंबर में यानी कि 60 में 50 में 50 आप लाओगे, ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, 50 नंबर एकदम लाना ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट सवाल है दमकती दारिम दसनावली किस पाठ के संबंधित है, किस पाठ से संबंधित है। दमकती दारिम दसनावली कि देखिए कैसा कैसा सवाल आता है, ये सवाल मेरे ख्याल से आपका गाइड में भी नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। दमकती दारिम दसनावली किस पाठ से संबंधित है, तो सवाल आपका किताब के बीच बीच से उठा करके दे देता है, क्योंकि 60 सवाल बनाना उसको तो कहाँ से बनाएगा भाई। तो सवाल तो जरूर है कि आपकी किताब के बीच पॉइंट से निकाल कर देगा कि आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, खेमा। क्या होगा, खेमा पाठ से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल पर्यायवाची शब्द समझते हैं, सेम वर्ड, कमल का पर्यायवाची शब्द मतलब सेम, पंकज, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा। तो ये तो खैर बहुत इजी, कमल का पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा गया तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सवाल है, और वो किसका आंसर होगा, पंकज यहाँ पे जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला चिंता को लोग क्या कहते हैं, जो चिंता होते हैं जो आप सोचते हैं वो चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता, चिता क्या कहते हैं, सजा नहीं बोलते, खटिया भी तो नहीं बोले, चिंता को चिता क्या बोलते हैं, चिता बोलते हैं। मुझे चिता हो गया, चिंता हो गया, चिंता आप फास्ट बोले चिंता 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 लगेगा, चिता चिता बोल रहे हैं, है ना। तो चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये जो राइट आंसर होगा। विद्वान शब्द स्त्रीलिंग बताना, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्यावती, विद्या माता, विदुषी या विद्या अनुरागी। ओके तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग कौन होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। विदुषी क्या होगा, सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सवाल बिहारी के अनुसार रामू भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं,
है ना। बिहारी के अनुसार रामू ऑप्शन दिया ब्रैकेट में कैसे प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से, बुराई से, या दिखावा से, या क्या है ब्रह्मांडर से, ब्रह्मांडम्बर, क्या है ब्रह्मडम्बर। तो भगवान कैसे खुश होगा, सच्चाई से, जाहिर सी बात सच्चाई रहेगा तभी तो खुश होगा, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वाला है जादूवंश मणि किन्हें कहा गया है, जादूवंश मणि किन्हें कहा गया है, जरासंध, कंस को, कृष्ण को, या शिशुपाल को। देखें कैसा कैसा सवाल आपके हिंदी किताब में दिया हुआ है हिंदी के बारे में। तो जादूवंश मणि कहा गया किसको, ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका जो होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा, कृष्ण को। किसको कहा गया, कृष्ण को कहा गया जादूवंश संधि। नेक्स्ट वाला है बच्चे की दुआ शीर्षक की कविता के रचनाकार कौन है। बहुत इजी सवाल है और आप शुरू से बच्चे में भी पढ़े होंगे। ये दुआ लब पे आती है, लब पे आती है ना, पढ़े होंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पाकिस्तान में लेटे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है विज्ञान में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग समझते हैं जो शुरू में लगता है, उपसर्ग किसको बोलता है, जो शुरू में लगता है। अच्छा ये भी जाने उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग मतलब शुरू में लगता है और किसके साथ जुड़ेगा, जैसे ज्ञान है, ज्ञान को शब्द है जिसका मीनिंग हो रहा में अर्थ भी अर्थ वाले के साथ ही लगेगा उपसर्ग, बिना अर्थ वाले के साथ नहीं लगेगा, इतना जान लो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर होने वाला। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सवाल है, क्योंकि यहाँ पे तो उपसर्ग पूछा गया है, प्रत्यय रहता तो कुछ अलग बात होता। तो देखो हम अगर ज्ञान को अलग कर दें तो ये बिना मानी वाला वर्ड जो यहाँ पे जुड़ गया, क्या हो गया, विज्ञान। ऑप्शन क्या हमारा हुआ, ए रहे। और जिसके साथ जुड़ेगा ना वो पहले से कुछ ना कुछ मानी रखता है, ज्ञान और विज्ञान अलग हो गया। तो जब विसर्ग जुड़ता है या प्रत्यय जुड़ता है तो उसका मानी भी बदल जाता है। और आपके पास जो है लास्ट सवाल है, ईर्ष्या को क्या कहा गया, प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा, अनोखा वरदान। तो खैर इसका तो जान रहे, ईर्ष्या को क्या कहा गया है, तो आप बोलेंगे अनोखा वरदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी, अनोखा वरदान। यानी कि अगर आपसे कोई जलता है, आप अच्छा काम करते हो, आपसे कोई जल रहा, तो आपसे कोई जल रहा इसका मतलब है कि आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, ये इसलिए अनोखा वरदान आपको कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपका 60 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या लगता है आपको, कैसा लगा आपको, पढ़ने में मजा कि नहीं। अब मुझे फटाफट कमेंट करो कि 60 सवाल में से कितना सही बनाए हो, 60 में से पहले स्कोर बताओ, 60 में से कितना आपका सही आंसर आया। ओके, तब मैं जानूँ कि आप बेहतर, एकदम ईमानदारी से बताना। ठीक है। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार आए, और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक तो बिना किए जाना मत। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। सेकंड शिफ्ट के लिए इंतजार करना अगले सप्ताह इसी दिन। ओके, दैट्स ऑल।